धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें हम बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल और ईरान से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों की, और बताते हैं पर्दे के पीछे की वो हकीकत जो आपके सामने भोंपू मीडिया नहीं रखता है, क्योंकि इन सब पर तबसरा तस्करा करने के लिए ये हमारे साथ रोजाना जुड़ते हैं कृष्णकांत जी, यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी और गहरी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू मिस्टर अकरम। आज मुझे लगता है मैंने सेंटेंस अधूरा बोल दिया कि बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। कोई अंतर नहीं पड़ता है उस चीज को, चाहे तो आप रिकॉर्ड करके पहले ही उस पर लगा दीजिए, या इतनी बड़ी बातें ना कहें, छोटी सी में कहा कि इसको निपटाइए, मुख्य मुद्दों पर हम लोग बातें करें। जी, मुद्दा बड़ा जबरदस्त है और मुझे लगता है आपका पसंदीदा है। खबर मीडिया जो रूबल है उसमें अब रिलायंस रूस से हर महीने 300 लाख बैरल तेल खरीदेगा। इसके बाद सवाल पैदा होता है कि प्राइवेट कंपनी, यानी कि जो धंधेबाज लोग हैं, कारपोरेट हैं, उनके इस कदम की इतनी सराहना क्यों की जा रही है और हमारी सरकारी कंपनी कहां गायब है? 30 लाख बैरल तेल प्रति माह, यह काफी मात्रा में है, और रूस को इससे ही फायदा है कि रूबल में डायरेक्टली होगा, यानी भारत कहीं से भी रूबल के रूप में वो पैसे से रूबल खरीदे या वहां के सामान खरीद बिक्री में अपना रूबल का भी स्टॉक जमा करे, जैसे पहले डॉलर, पॉन्ड्स वगैरह वगैरह होते थे। नंबर 2, यह रिलायंस कंपनी को जा रहा है, ना कि ओएनजीसी या भारत के किसी सरकारी कंपनी को जा रहा है। और उसकी कल्पना करना भी बेकार है। जब 2014 के पहले कुछ इनकी हस्तियां होती थी, नवरत्न होते थे, वगैरह वगैरह होती थी, अब वह चीज खत्म हो चुका है, धाराशायी किया जा सका है। पहले ही बारे में बोला गया था साफ साफ कि हम अपने यहाँ के जो सरकारी कंपनी है, जो पब्लिक कंसर्न्स है, उसको बेच रहे हैं इस आधार पर नहीं कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा, वो बात भूल जाइए, हमें बेचना है बस। यह खुलेआम हमारे जो वित्त मंत्री उन्होंने कहा था, निर्मला है या उसके पहले जो रही हो, जो भी रहे हो, तो यह तो खुलेआम हो गया। और यह मुद्दा जो है बिल्कुल पार्श्व में चला गया है कि हमारे पब्लिक कंसर्न्स को, पीपुल्स के, जो जनता की जो धाती है, जो संपत्ति है, क्यों इनको बेचा जा रहा है, चाहे वो कम दाम में हो या ज्यादा दाम में हो। 2G 4G का हंगामा और कोयले का हंगामा वो खत्म हो गया, बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। अब मसला हो गया कि भगवान ने किसको बनाया है, कहाँ ना बनाया है, उसके आधार पे वोट दे। और यह हमें मुख्य रूप से इन चीजों को देखना चाहिए। रूस की अपनी उसकी कमी है, कमजोरी है, जो भी कर रहा है, हमारे देश की सरकार और पीछे हम जनता क्या कर रहे हैं। जी, इसी से जुड़ी एक दिलचस्प खबर आपके सामने रखना चाहता हूं। बीएसएनएल आधार के सेंटर खुलवा रहा है सर। बीएसएनएल आधार के सेंटर खुलवा रहा है। शर्त क्या है? आपको अगर नया आधार बनवाना है तो आपको सिम लेना पड़ेगा बीएसएनएल का, लेकिन दिल्ली एनसीआर में जो तमाम जिले हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान के, वहां पे बताते हैं कि बीएसएनएल का सिम ही काम नहीं करता है, तो लोग लेके क्या माथा फोड़ेंगे उससे अपना? बीएसएनएल के सारे टावर बिना ऑक्शन किए हुए रिलायंस और दूसरे कंपनियों ने हड़प लिए। कहने के लिए उससे कर्ज पे लिया है, लेकिन वो ले लिए। नंबर 2, जितना पावर जनरेशन होता था, जिस जर्जर हालत में थे कि वो पुराने हो गए, इसलिए अब मेंटेनेंस बीएसएनएल को करना है। उसके आपने 10 से 12 हजार केवल एमटीएनएल दिल्ली में उनके कर्मचारियों को बहाल नहीं किया। वो कहां से उसका मेंटेनेंस करेंगे, इसीलिए जर्जर हालत में है, ना कि वह एमटीएनएल या बीएसएनएल का है। नहीं तो मैं जब हेलीकॉप्टर पायलट होता था, दूर दराज चीन बॉर्डर पे जाना है, उधर पूर्व उत्तर में अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर में जाना है, हमें बीएसएनएल का सिग्नल मिलता था। वो पुरानी वाली मोबाइल पे, पता नहीं 2G था या 3G था, लेकिन अब इसको उन्होंने नेस्तनाबूद कर दिया है और बांट दिए हैं इसका सिम पूरे ऊपर में। अब बीएसएनएल कितनी भी जोर लगा ले, जो तुम्हारे पीछे जो सरकार है वह तुम्हारे लिए नहीं है, वह तो तुम्हें बर्बाद करने के पीछे लगी हुई है। जी, क्या धंधा बनाने के लिए किया जाता है? पहले प्राइवेट स्कूल को बेकार, सरकारी स्कूल को बेकार करिए, फिर उसके सामने एक प्राइवेट स्कूल शानदार सा बना दीजिए, फिर लोग ललचा के उधर जाएं, फिर इतना महंगा कर दीजिए कि वो लोन लेने लग जाए। तो ये एक पूरी प्रक्रिया अस्पताल को लेके भी आप कह सकते हैं। पहले सरकारी अस्पताल को बर्बाद करिए, उसके सामने प्राइवेट अस्पताल बनाइए, फिर कहे कि बीमा ले लो तो इलाज कराओ। तो ये धंधे बनाने के लिए किया जाता है क्या? ये तो आपने मेरी बातें कह दी
और बहुत बढ़िया तरीके से कहा। एक एग्जाम्पल दे दूं, चूंकि मैं फ्लाइंग में हूं, एयर इंडिया के साथ एग्जैक्टली यही किया गया। जो इनके वैसे रूट थे जहां इन्हें बहुत अच्छा कमाई होती थी, उसको हटाकर इंडिगो वगैरह वगैरह को दे दिया गया। और बाद में कुछ भी कारण नहीं कि क्यों दिया गया, और उसके बाद कहते हैं कि एयर इंडिया सरकारी है, चल नहीं रहा है। जो पैसेंजर की लाइन लगी हुई है, बड़े तालियां बजा रहे हैं कि देखो भैया प्राइवेट होने से कितना समय पे चल रहा है, वगैरह वगैरह। तो यह चीज तो हमेशा से किया जा रहा है। बल्कि ब्रिटेन में जब थाचर वहां की प्राइम मिनिस्टर बनी थी, तो जितने भी कोयले के खादान और जितने भी पब्लिक कंसर्न थे, उसको प्राइवेटाइज कर दिया। और वह प्राइवेट कंपनी जो नहीं चल रहा था, वहां के मालिक आके इनको बोले कि मादाम हमारी अब कंपनियां नहीं चल रही है, उनको आप सरकारी कर लीजिए। ये दोनों घटनाएं घटती है, लेकिन दोनों घटनाओं में चाहे वो निजीकरण हो, वो चाहे उसका वो नेशनलाइजेशन हो, तो दोनों हालत में पूंजीपति वर्ग के ही हित में काम किया जाता है। क्योंकि जो सत्ता है वो उनके हित में है, ना कि हमारे लिए काम करती है। भले ही हम वोट देके बड़े खुश हो। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। तभी तो टाटा बिरला जब पूरा देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, तो धंधा कर रहे थे, तभी आज कहते हैं 100 साल से पुरानी कंपनी है। खैर, अगला अपडेट पाकिस्तान से हमारे पास आया है और काफी दिलचस्प अपडेट है कि पाकिस्तान ये कह रहा है कि 1999 के आसपास जो लाहौर समझौता हुआ था, उसका पाकिस्तान ने ही उल्लंघन किया था। नवाज शरीफ ने फिर से एक बार अध्यक्ष बनने के बाद ये बयान दिया है, इसके क्या माने हैं? नवाज शरीफ ने जो बातें कही, यानी अटल बिहारी वाजपेयी के वहां जाने से जो समझौता हुआ 1999 और 98 से ही शुरू हुआ था, तो उस पे उन्होंने सही कहा। लेकिन उनका आधार देखिए, वह कह रहे हैं कि 1998 में, जिसकी हमने चर्चा की थी 28 मई को, जो पाकिस्तान ने भारत के परमाणु टेस्ट के बाद से, न्यूक्लियर टेस्ट के बाद से, उसने भी 5 ताबड़तोड़ की थी। कहते हैं कि बिल क्लिंटन उस समय जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने इन्हें $5 बिलियन का रिश्वत देने की बात की थी, सरकार को, इनको भी। लेकिन ये नहीं मानते। यदि यह इमरान खान होते तो जरूर मान जाते हैं। अब इनका अंदाजा है, कंजेक्चर है, एक अनुमान की बात है। और कहते हैं कि इन्हें जबरदस्ती उस समय आईएसआई ने इन्हें फंसाया, और वहां के सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्ती इन पर बैन लगा दिया, इनको सजा दी। और अभी जो वो गलत था, लेकिन अभी जो इमरान खान पे वो सही है। यानी इनके तरफ से जो हुआ सही है, दूसरी तरफ से गलत है। हालांकि उसमें संदेह नहीं है कि वह जो भी समझौता हुआ था भारत पाकिस्तान में, अटल बिहारी वाजपेयी ने जो किया था, उसका उन्होंने उल्लंघन किया। और उल्लंघन का मतलब है कि कारगिल युद्ध जिस तरीके से पाकिस्तान ने किया, उसकी वो चर्चा कर रहे हैं, जो नहीं होनी चाहिए थी। जी कल हमने तालिबान की चर्चा की थी रूस के हवाले से, लेकिन आज मैं उसकी पृष्ठभूमि को समझना चाहता हूं आपसे। क्योंकि पहले चाइना ने तालिबान को जो है मान्यता दी, उसके बाद अभी कुछ दिन पहले की बात है, 2-4 दिन पहले की बात, उज्बेकिस्तान ने दी, जबकि वहां पुतिन दौरा करके गए। और उसके बाद अब जो है रूस जो है आतंकवाद का ठप्पा हटाने जा रहा है तालिबान से। तो ये सब कुछ चाइना ही करवा रहा है क्या अपने धंधे के लिए? नहीं, यहाँ पे चाइना नहीं है। चाइना का हाथ हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से रशिया जिस हालात में वह है, वह खुद ही एक पूंजीवादी देश है, लेकिन जिस हालात में है, जो भी उसे समर्थन मिल रहा है, तालिबान यानी अफगानिस्तान बेचैन है तेल के लिए, उसे तेल इतना नहीं मिल पा रहा आपूर्ति, और रूस देने के लिए तैयार है। और उसके बदले में अफगानिस्तान से उसे जो भी मिले, रॉ मटेरियल मिले, निकल मिले, लिथियम मिले, वगैरह वगैरह मिले, इसके लिए वह परेशान है। दूसरे, साउथ एशिया का जो रीजनल इक्वेशन जो आ रहा है, समीकरण जो बन रहा है, पाकिस्तान का अमेरिका की तरफ झुकना, बांग्लादेश का न्यूट्रल लेना, भारत का डावाडोल विदेश नीति होना, उसमें अफगानिस्तान एक तरह से महत्वपूर्ण चीज बन जा रहा है। इसके बावजूद कि उसके पास उतनी ना पावर है, ना स्ट्रेटेजी है, ना ही उस तरह का चीज है, और पूरे के पूरे उसको बैन किया हुआ है यूनाइटेड नेशंस ने। औरतों के खिलाफ जो उसकी नीति है वो सब है। लेकिन इसके कारण रशिया उसके साथ एक संबंध बनाना चाहता है, और संबंध तभी पॉसिबल है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, डिप्लोमेसी, जबकि इसका जो लेवल है कि वह एक आतंकवादी देश है, उसको ना हटाए, इसलिए वो ऐसा करने जा रहा है। जी चलिए, अब दूसरी खबर भी रूस से जुड़ी हुई है, लेकिन ताल्लुक रखती है सीधे तौर पर यूक्रेन से। उसको 30 F-16 देने जा रहा है बेल्जियम। इसके अलावा पुर्तगाल भी कुछ देने की बातें कर रहा है। इसके अलावा उज्बेकिस्तान से भी जुड़ी कुछ खबरें आ रही हैं यूक्रेन के हवाले से। क्या कहें इन सब के बारे में?
उज़्बेकिस्तान की बात है, ज़ेलेंस्की फिर दौरे पे निकले हैं और जहाँ भी जा रहे हैं वो भीख माँग रहे हैं कि कुछ और हथियार दो। उज़्बेकिस्तान भी गए हुए हैं। कोशिश उनकी है कि उज़्बेकिस्तान की जो नज़दीकी है, ख़ासकर पुतिन के जाने के बाद से रशिया के साथ, उसमें दरार लाया जाए और उनको F-16 यूक्रेन को जो मिल रहा है करीब $1 अरब के बराबर है और उसमें कहते हैं कि 30 में 15 शायद इसी साल मिल जाए और बाकी जो है वह आने वाले समय में यानी 2028 तक देने की बात हो रही है। 28 तक क्या होगा कहना मुश्किल है, यूक्रेन टिकेगा कि नहीं टिकेगा। वैसे एक महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग बात इससे हटके पुतिन ने कहा है कि जहां तक यूक्रेन की बात है उसका अब कोई राष्ट्रपति नहीं है। वहां का संविधान यह कहता है कि यदि किसी कारणवश मार्शल लॉ लागू होता है, जो कि लागू है, युद्ध के कारण चुनाव नहीं हो सकता है, तो वहां का प्रमुख पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के जो चीफ हैं वो हैं, ना कि पहले का राष्ट्रपति। इसलिए अब जहां तक जेलेंस्की की बात है अब कोई भी नहीं है, कोई सामान्य नागरिक रह चुके हैं। जी। लेकिन तमाम यूरोप, पूरा वेस्ट उनके पीछे खड़ा है और कह रहा है लो हमारे हथियार मारो रूस को। अमेरिका तो हमेशा से उन शासकों का समर्थन करता रहा जो डिक्टेटर हो, फासिस्ट हो, नाजीज हो। शर्त यही है कि अमेरिकी हथियार वो खरीदे और वहां का जो धन संपत्ति है उसे अमेरिका को लेकर जाने दे, चाहे तेल के रूप में हो या नेशनल और पब्लिक प्रॉपर्टी हो या वहां के दूसरे रिसोर्सेज हो। जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब बात कर लें ट्रंप की। ट्रंप के मामले में जो पीड़िता है पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल, उसने आरोप लगाया कि उसे धमकी दी जा रही है जान से मारने की, क्योंकि मुकदमे का फैसला आने वाला है। अब धमकी बहुत देर हो चुका है क्योंकि उसने जो भी बयान देना था वो दे चुकी है, कोर्ट में जा चुका है। अब मार भी देंगे तो क्या होगा, मारने से यदि सही में मान लीजिए मारा जाता है या अटैक किया जाता है, बच जाती है, उस हालत में ट्रंप के खिलाफ ही एक वातावरण बनेगा और जितने जूरीज हैं ट्रंप के खिलाफ देंगे। इसलिए ट्रंप के समर्थकों ने शायद ना किया हो सकता है विपक्षी ने, या हो सकता है कोई सिरफिरा युवक हो जिसको मजा आ रहा हो इस सब चीज करने में, इस तरह के काम किए हो। वैसे बाय द वे, अच्छा बोलिए बोलिए, उसके बाद में बात करेंगे। नहीं, अभी तो शुरुआत मैं करने जा रहा हूं गाजा से जुड़ी खबरों की, और पहला जी जो जी। अपडेट है वो है डेनमार्क से आ रहा। स्टूडेंट्स का विरोध प्रदर्शन रंग लाया है। यहाँ की यूनिवर्सिटी ने फैसला लिया है कि जो वो इन्वेस्टमेंट करती है इसराइल से जुड़ी हुई कंपनियों में, अब वो नहीं करेगी। इसे आप कैसे देखते हैं? ये बढ़िया बात है। एक यूनिवर्सिटी सही ज्यादा इन्वेस्टमेंट का मसला नहीं है, लेकिन छोटा ही से इन्वेस्टमेंट हो यदि उसका बंद किया जाता है, जैसे इंग्लैंड में इनकी कंपनी इसराइल का जो कंपनी वहां पे है जो आर्म्स अम्यूनिशन से बनाता है, वह बंदरगाह पर ही जनरली जो करते हैं, अपने यहाँ हैफा में किया हुआ है पोर्ट पे, ताकि आसानी से बाहर ये लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं और अपने लिए तो लाते ही लाते हैं। बड़ा जबरदस्त मुनाफा इन्होंने कमाया है। वहां भी पूरी तरह से बंद हो गया क्योंकि वहां के मजदूरों ने विरोध किया है कि हमारी नौकरी जाए तो जाए, लेकिन हम फिलिस्तीन में जो जनसंहार हो रहा है उसके साथ नहीं है, और ये बड़ी अच्छी बात है। जी। कल यूएनएससी की जो मीटिंग नहीं हो पाई थी, बताया जा रहा है कि आज वो यूएनएससी की मीटिंग होगी। अल्जायर यानी कि अल्जीरिया नाम के एक देश ने इस मीटिंग को बुलाया है, लेकिन बंद कमरे में क्यों बात की जा रही है? अल जजायर शब्द मुझे नहीं मालूम था। अल्जीरिया, अल्जीरिया तो जरूर जानता हूं क्योंकि वो यूएनएससी का एक सदस्य भी है और अफ्रीका का एक महत्वपूर्ण देश है। उर्दू में उसको अल्जायर बोला जाता है। अच्छा, ओके, मुझे नहीं पता था इसका। अच्छी बात है, ये शब्द हमें जानना चाहिए। तो जहां तक इस मीटिंग की बात है, प्रोबेबली इजराइल और अमेरिका पूरी कोशिश कर रही है कि ना हो, क्योंकि इन लोगों ने जो किया है रफाह में और 45 से 50 बच्चों औरतों को मार दिया है, और कहने के लिए तो इजराइल कहता है शुरुआत दौर में बड़ी उसने की, अमेरिका ने भी प्रशंसा की कि प्रिसीजन अटैक किया और वहां पे जाकर हुतीस के कुछ कमांडर सबको मार रखा है। लेकिन बाद में जब पूरे हमास के सॉरी हुमिस नहीं, हमास के पूरे दुनिया में जब हंगामा शुरू हुआ तो नेतान्याहू ने बड़ी बेशर्मी से कहा कि ये गलती से इस तरह की ट्रेजेडी, हम माफी मांगते हैं। लेकिन इसी कारण अल्जीरिया ने और दूसरे लोगों ने कहा कि हम बंद कमरे में करेंगे ताकि बाहर से कोई हस्तक्षेप ना हो, और जो भी होगा हमारा आउटकम होगा हम बाद में बताएंगे, अभी के हालत में नहीं हम बताएंगे और ना ही करेंगे, और इसीलिए शांति से करेंगे। जो भी अमेरिका को कहना है अंदर करे, लेकिन इजराइल का कोई भी बंदा ना सुनेगा, ना उसका होगा, ना उसके पक्ष में बोलेगा। संभवतः इसी कारण, और कोई खास कारण मुझे नहीं नजर आता है। बगदाद में केएफसी की 2 दुकानें बंद करवा दी गई हैं, इसे आप कैसे देखते हैं?
देखिए, अब एक तरह से वैसे करें, पहले वाले में कुछ युवक मोटरसाइकिल से गए, मोलोतोव बॉम्ब या छोटा-सा उठा के मारा, कोई ख़ास वो नहीं हुआ। दूसरे जगह में इन्होंने नकाबपोश वो करके गए, कुछ भीड़ से गई, हो सकता है 1-2 दर्जन लोग हो, वहाँ भी हंगामा हुआ। लेकिन यहाँ पर पूरे बगदाद यानी पूरे मिडल ईस्ट में कई जगहों पर ये लोग केएफसी या दूसरे अमेरिकी कंपनी के प्रोडक्ट्स का बायकॉट कर रहे हैं। यह बढ़िया बात है, इसको मास स्केल पे करें, इस पे आंदोलन खड़ा करें, सड़कों पे जा रहे हो अच्छी बात है, अपनी उस सरकार के खिलाफ विरोध करें जो कहीं ना कहीं से अमेरिका और इजराइल के पक्ष में जाता है। इस तरह की छोटी घटनाएं ना करें, बाद में नहीं समस्याएं होगी। यह एक तरह से आतंकी घटना ना होने के बावजूद भी उसी तरह पक्ष में लाता है। इसलिए हमें मास को लाना है, जनता को लाना है, ना कि 2-4 युवकों के कारण आंदोलन को बढ़ाना है। जी। मतलब मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती बनने की कोशिश ना करें कि शराब की दुकान में पत्थर मारकर बस अपने आप को दिखाएं कि वो शराब विरोधी हैं। ये लोग अपना पॉलिटिक्स चमका रहे हैं, जनता को साथ ला रहे हैं। इस तरह की बदमाशी करके भाजपा हो या किसी और भी अन्य पार्टी को, इस तरह से क्या होता है कि जनमानस का जो इनिशिएटिव होता है, उन्हें काम करने की जो चाहत होती है, वो जो अपने तरह से विरोध करते हैं, उनके बीच में जाने के बावजूद वह लोग फिल्म में, जैसे कूली है, एक फिल्म था ना, उसमें शायद अमिताभ बच्चन कूली बने हैं और वो हीरोइन के करके जाते हैं, तो सामान्य लोग बड़ी खुश होते हैं, तालियां बजाते हैं। तो जनता ताली बजाने लगते हैं। हम जनता से ताली नहीं बजाना चाहते, हम जनता को इस संघर्ष में शामिल होने का आह्वान करते हैं और हम उसके साथ शामिल होते हैं। जी। चुनाव में ट्रंप को तो नहीं रोक पाई निकी हेली, लेकिन अब इजराइल पहुंच गई हैं और इजराइल के प्रति उनका दर्द बड़ा छलक रहा है और उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमास ने जो कुछ किया ना 7 अक्टूबर को, उसके लिए सिर्फ ईरान जिम्मेदार नहीं है, रूस और चाइना भी जिम्मेदार है। अब रूस चाइना जिम्मेवार है कि नहीं है, ठीक है। जहां तक ये निकी हेली की बात है, पिछली बार ये राष्ट्रपति बनने का भी ख्वाब देख रही थी। वैसे इजराइल की वो एक्स एम्बेसडर है और बकवास तरह का देना, जो भी स्टेटमेंट करना इनकी वो है। वहां पर जाके जो भी बॉम्ब था उस पर लिखा था फिनिश देम या इनको खत्म करो। और ट्रम्प की जहां तक बात है, बाइडेन की तरह ही, और उनके क्लोज डोर जब उनकी मीटिंग हुई थी जहां से वो ये लोग जमा करते हैं अपने लिए चंदा इस चुनाव के लिए, उस दौरान इन्होंने कहा साफ साफ कि जो भी ये कर रहे हैं इजरायली, जो जन संहार कर रहे हैं वह भी ठीक है, उसको खत्म करना चाहिए। ये लोग बड़े ही जाहिल और बड़े ही मतलब युद्ध के पक्षधर हैं। युद्ध से संबंधित जितने भी कंपनीज हैं, जितने भी लॉबी हैं, उसके समर्थक हैं, उसी के आधार पर जीते हैं और बिल्कुल परजीवी हैं और घृणित लोग हैं। जी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मिसाल बना दे रहे हैं, इतिहास बना दे रहे हैं। फ्रांसीसी संसद में वहां के एक सांसद ने फिलिस्तीन का झंडा लहरा दिया है सर। हाँ, ये अच्छी बात है। ये जिस पार्टी से हैं, LFI, लेफ्ट लेस इसोमस, यानी फ्रांस में जो भी है, यह लेफ्टिस्ट है और एक तरह से कहें तो कुछ हद तक कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं। और इनके लोग हमेशा, इनके जो भी है, उन्होंने खुलेआम कहा हुआ है कि हम पैलेस्टीन को पूर्ण समर्थन देते हैं, हम जियोनिस्ट रिजीम के खिलाफ है। और इन्होंने वहां झंडा फहराया। हालांकि इसका विरोध होना शुरू हुआ। उस नेशनल असेंबली के पार्लियामेंट के जो भी प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इसका विरोध किया और इसको कुछ समय के लिए असेंबली की जो कार्रवाई थी उसको बंद कर दिया। बाकी लोगों ने विरोध किया। एक्चुअली बाकी लोगों को भी खड़ा होना चाहिए तो सम्मान में कि हाँ भाई, हमारा कोई ऐसा है जो कि पूर्ण रूप से समर्थन करता, हम भी उसके साथ हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, फिर भी इनका काम प्रशंसनीय है। जी। डिमांड की जा रही थी या मांग की जा रही थी कि मैक्सिको भी फिलिस्तीन को पूर्ण राज्य का दर्जा देगा। वो बात तो हुई नहीं, लेकिन आईसीजे जरूर जा रहा है मैक्सिको। हाँ, ये थोड़ी ढुलमुल नीति है। अभी के जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, लोपेज जो है, वो तो अभी डिले कर रहे हो। जो नहीं आएंगी, क्लाउडी जिनकी हमने बात की थी, वो तो शायद ना ही दे, क्योंकि वो प्रो जियोनिस्ट रिजीम है, खुद भी जीव है। हालांकि जीव होने का मतलब नहीं है कि प्रो जियोनिस्ट रिजीम हो। और फिर भी आईसीजे के में जाके वो साउथ अफ्रीका के बात को और पुख्ता करना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन इनको पूरी की पूरी आनी चाहिए। तो जिस तरह से स्पेन और बाकी 2 देशों ने, नॉर्वे और एक और देश है, इन लोगों ने जिस तरीके से मान्यता दी, इसके बावजूद कि यूरोपियन यूनियन के बाकी देशों ने मान्यता नहीं दी, तो इसको इनको भी साथ आना चाहिए। मौका था या समय था, इसको ये लोग चूक गए। जी। ईरान को, सॉरी, आईसीसी के जो अभियोजक हैं उनको धमका रहा है मोसाद का एक्स चीफ।
हाँ, ये खुलेआम है, ये तो स्पष्ट आ गया है, सामने आ गया। और ये पहले की भी बात है जो अभी सामने आया है, जो आईसीसी के जो चीफ प्रोसिक्यूटर थे, अभी तो कोई मिस्टर खान है, उसके पहले जो थे, उनको उन्होंने खुलेआम कहा था कि आपको यदि ज़िंदगी प्यारी है, बच्चों फैमिली को देखना है तो उसको देखिए, आप यहाँ कहाँ इस मैरिज को छोड़ दीजिए, हालाँकि उन्होंने नहीं छोड़ा। और अभी के भी वाले हैं, उन पे भी इनडायरेक्टली थ्रेट जा रहा है, और यह थ्रेट वास्तविक है, वैसा नहीं है जैसा आपने ट्रंप के विरोधी जो पोर्न स्टार है वैसा थ्रेट नहीं, यह वास्तविक थ्रेट है, और यह लोग इसका इंजाम भी देते हैं और उसको मरवाते भी हैं, असैसिनेशन भी करते हैं। यह लोग उस स्तर के टेररिस्ट हैं जिसमें पूरे अंतर्राष्ट्रीय मानवता को, इंसान को खड़ा होना चाहिए इनके खिलाफ, कि जियोनिज्म आज का पूरे वैश्विक समाज का कोड है। जी, ईरान का यूट्यूब चैनल सस्पेंड कर दिया गया है सर, विदेश मंत्रालय से जुड़ा हुआ। यूट्यूब चैनल तो हमारे भी उसको बार-बार कर रहा है। आपका चैनल बड़ा ही बचा हुआ अभी तक। पता नहीं। इंस्टाग्राम में हम्म, इंस्टाग्राम में जी। ने भी सस्पेंड कर दिया है। 5 मिलियन से अधिक, यानी करीब 50-51 लाख सब्सक्राइबर या फॉलोवर्स थे हम्म, अयतुल्ला अली खामेनी के, हम्म, उसको भी उसने बंद कर दिया। हम्म, क्योंकि इन लोगों ने लिखा था एक अभी जिसकी आप बात कर रहे हैं इस यूट्यूब में, इस पर एक यूट्यूब बनाया था, इसमें कहना था कि पैलेस्टीन इज ओनली ऑप्शन, जी, और इसके ऊपर इन्होंने बंद कर दिया। तो पैलेस्टीन तो ऑप्शन ही, वो तो हम भी कर रहे हैं, ध्यान जी। रखें, हमारा भी बंद हो जाएगा तो हम ऑल्टरनेटिव कहाँ जाएंगे। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और जिस तरीके का माहौल पूरी दुनिया में बनता जा रहा है, जिसे हम लोग एक वैकल्पिक मीडिया बता रहे हैं, उसका भी गला घोटने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। जितने भी तमाम देश हैं, बगल में पाकिस्तान में देख लीजिए, रोजाना नए कानून बनाए जा रहे हैं। पत्रकार खबर लिख देंगे तो 30 लाख रुपए का जुर्माना मानहानि के तौर पर उनके ठोक दिया जाएगा। देखते हैं यहाँ 4 जून को क्या परिस्थितियां बदलती हैं। क्या यहाँ पर भी अमेरिका की तरह हारने के बाद कैपिटल हिल में जैसे वहां गुंडों को घुसा दिया गया था, यहाँ की संसद पर भी कुछ ऐसा ही करा दिया जाएगा? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि इसी वजह से सेना प्रमुख को 1 महीने का कार्यकाल दिया गया है। इस बात में कितनी सच्चाई आपको लगती है? सच्चाई कहना तो ये मुश्किल है, क्योंकि अभी तक ऐसी कुछ बातें आई नहीं है, मतलब कंजेक्चर है, यानी हमारी उसे सोच है। लेकिन इस संभावना को हम लोग बिल्कुल दरकिनार नहीं कर सकते। पूरे विश्व भर में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। हमने अभी, आपने एग्जाम्पल दिया अच्छा खासा, पाकिस्तान में भी जो नई सरकार बनी है किस तरह से बनी हमें पता है। कैपिटल हिल दोबारा भी वहाँ हो सकता है ना। और हमारे देश में इसकी पूरी संभावना बनती है, क्योंकि कोई भी हमारा इंस्टीट्यूशन ऐसा इंडिपेंडेंट नहीं बच गया है जो कि इसका खिलाफ करे, अनलेस की जनता है। और हमारी विपक्ष की कितनी ताकत है वह नजर आ रहा है। यह जिस तरीके से उसका विरोध करेंगे, उसमें नहीं लगता है कि हम लोग रोक पाएंगे फांसीवाद के अगले चरण को, यदि वह जबरदस्ती सत्ता मानने की कोशिश करे तो। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जर्नल डायर की तरह काम किया जाएगा। 2024 में अगर सत्ता मिल गई तो सिर्फ नाम का लोकतंत्र रह जाएगा, जैसे चाइना और रूस में चला करता है। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।